प्रीवियस वीडियो में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एवं उनकी कमियां का अध्ययन हमने किया। आज हम बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। नील्स बोहर नामक वैज्ञानिक ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का निर्धारण किया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। बोहर नामक वैज्ञानिक ने बताया जो इसमें नाभिक उपस्थित होता है, इस नाभिक के चारों ओर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी इलेक्ट्रॉन अपनी एक निश्चित संख्या में और निश्चित कक्षा में प्रवेश करते हैं और उसी में वो चारों ओर नाभिक के चारों ओर घूमते भी रहते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से संरचना का उन्होंने निर्धारण किया। उन्होंने बताया कि जितने भी ये कक्षक हैं, जैसे इसका नाम उन्होंने के रखा, एल, एम, एन, इस तरीके से आगे उन्होंने निर्धारित किया। उन्होंने बताया कि के वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन उन्होंने डिसाइड किया। इस तरीके से उन्होंने डिफाइन कर दिया, डिवाइड किया के एल एम एन ओ पी क्यू, और इसका भी निर्धारण उन्होंने किया और बताया कि जैसे के है तो के में कुल मिलाकर के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होंगे, यही 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चलेंगे, नाभिक के चारों ओर घूमते रहेंगे। एल है, एल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसमें चलते रहेंगे। जैसे मान लेते हैं नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 7 होती है, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इसकी अपनी एक कक्षा होगी। तो हम जानते हैं कि इसके पहले वाले कक्ष में इसको हम के बोलेंगे, इसको हम एल बोलेंगे। तो के वाले कक्षक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इसके पास कुल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कितना बचा? 5 इलेक्ट्रॉन। वो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच जाता है, अर्थात एल कोष में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन किसमें आ गए? एल में, और ये के। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोहर के अकॉर्डिंग किया। जैसे नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन थे, इन 7 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से बना दिया। तो प्रत्येक तत्व के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर का निर्धारण किया। उन्होंने बताया कि इस एक स्ट्रक्चर में सारे के सारे परमाणु और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समाहित होगा। जैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉनों को भी डिसाइड किया, कक्ष को डिसाइड किया, सेल जिसको कहा जाता है के एल एम एन, 7 कक्षक का 7 कक्ष है, 7 सेल का उन्होंने निर्धारण किया। उस 7 सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उन्होंने निर्धारित कर दी। इसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी संभव हो सका। इस तरीके से यह देखा जा रहा है कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में नाभिक की खोज हुई। इस नाभिक की खोज के फलस्वरूप जो उसका प्रोसेस था इलेक्ट्रॉनों
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर यानी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो लेकिन चक्कर लगाने का जो प्रोसेस था वो एक अस्थायी क्रम में था। अस्थायी क्रम का मतलब ये है कि उन्होंने एक कक्ष का निर्धारण किया, एक सेल का निर्धारण कर दिया, उस सेल में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति का भी निर्धारण कर दिया और उन्होंने बताया कि इस सेल में इतने इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अगर ये उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इस नाभिक के चारों ओर सदैव चक्कर लगाते रहेंगे तब तक जब तक अगर वो इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में नहीं पहुंचते, अर्थात उत्सर्जन की क्रिया अगर नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा व्यय नहीं होगी, ऊर्जा रूपांतरित नहीं होगी, यहाँ पर ऊर्जा का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो अपने अस्थायी कक्षक में उपस्थित है, अस्थायी सेल में उपस्थित है तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊर्जा में परिवर्तन तभी होगा जब जैसे यहाँ पर K है और L है, M है, N है, ये सारे अपने अपने कक्षक हैं। अगर K का इलेक्ट्रॉन L के पास पहुंचता है या L का इलेक्ट्रॉन K के पास पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में उत्सर्जन की क्रिया यहाँ पर उपस्थित होगी। तो ये स्थिति बोहर नामक वैज्ञानिक ने बताया और इसके आधार पर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी निर्धारण किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कई समय तक, कई वर्ष तक इनके एटॉमिक मॉडल का प्रचलन हुआ। इसमें इन्होंने अपने सिद्धांत में कई पॉइंट, कई बातें उन्होंने दर्शाई। जैसे सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा था कि जैसे प्रोटॉन नाभिक के चारों ओर जितने भी कक्ष होंगे वो सारे के सारे कक्ष उसके पार्टिकुलर होंगे। उन्होंने 7 कक्ष में 7 सेल में उन्होंने डिवीजन किया। ये पहला पॉइंट है कि 7 सेल में उन्होंने डिवीजन कर दिया। उस 7 सेल में, दूसरा पॉइंट देखिए, उस 7 सेल में अपने अपने इलेक्ट्रॉनों के रखने की व्यवस्था की गई। अपने अपने इलेक्ट्रॉन का मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को भी डिसाइड कर दिया। जैसे कि के पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, L वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, M में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, N में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रॉनों का भी निर्धारण कर दिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कई बातें स्पष्ट हो रही हैं। इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी उन्होंने निर्धारण कर दिया। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जैसे जैसे जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उसी के अकॉर्डिंग बोहर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग उसकी संरचना का भी निर्धारण किया जा सकता है और उसके इलेक्ट्रॉनों का भी वितरण किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जैसे कंपाउंड का निर्माण होता है तो बिना इलेक्ट्रॉन लिए या बिना इलेक्ट्रॉन दिए किसी कंपाउंड का निर्धारण नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये भी बताया कि उत्सर्जन की क्रिया या अवशोषण की क्रिया तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या फिर इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बताया कि ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या फिर इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो कोष है, कोष से इलेक्ट्रॉन, जैसे एग्जांपल में हमने बताया कि K और L, K में कुल 2 इलेक्ट्रॉन है, L में कुल 8 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास K के पास 2 इलेक्ट्रॉन और L के पास बायोकोष में केवल 5 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो इस प्रकार इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गए। अगर हम जैसे HCl का निर्धारण करते हैं, HCl ये एक कंपाउंड है। हाइड्रोजन के पास बायोकोष में 1 इलेक्ट्रॉन या कुल मिलाकर के 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संरचना का अगर हम निर्धारण करें तो यहाँ पर देखिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 1 इलेक्ट्रॉन का निर्धारण यहाँ पर हो जाता है। Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन का निर्धारण होगा। यहाँ पर ये क्या है, नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये उसके कक्ष हैं, उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद जो लास्ट वाला कोष होगा उसमें कुल मिलाकर के 7 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होगी। ठीक है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार हम देखेंगे कि इस क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम देखेंगे इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जा सकता है। अगर ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है,
17 इलेक्ट्रॉन, अगर ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के यहाँ पे पहुंचेंगे कहाँ, क्लोरीन के पास। इसके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, और जिससे वो लेगा उसके पास इलेक्ट्रॉनों की एक संख्या कम हो जाएगी, उतनी संख्या कम होगी जितने इलेक्ट्रॉन वो देगा। ठीक है ना।